हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस वाला। माय नेम इज दानिश जफर। आज आप मेरे साथ हैं विक्रांत बैच में और हम पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव। तो गाइज, एडजेक्टिव्स एक ऐसा चैप्टर है जो आप नाउन और प्रोनाउन की बात पढ़ते हैं तो बहुत बढ़िया रहता है, क्योंकि ये अगली सीढ़ी एडजेक्टिव ही है। मतलब नाउन और प्रोनाउन को जो मॉडिफाई करता है वो एडजेक्टिव होता है। तो आइए चलते हैं इस सुहाने सफर पे एडजेक्टिव्स के और देखते हैं कि क्या क्या मजेदार चीजें हमारे पास हैं एडजेक्टिव। तो आज की क्लास में हम क्या क्या करने वाले हैं फटाफट देखते हैं। सबसे पहले तो देखो भाई, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा एडजेक्टिव और एडजेक्टिव्स का कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। कॉन्सेप्ट, जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं कोशिश करूंगा उन्हें आज कवर करने की। जो बच जाएंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। बड़ा चैप्टर है एडजेक्टिव। ठीक है, तो एडजेक्टिव्स के आज आप कॉन्सेप्ट्स करेंगे। कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ आप मेरे साथ लगाएंगे क्वेश्चन। क्वेश्चंस। तो कितने क्वेश्चंस है आज आपके लिए? 30 क्वेश्चंस हैं। और इन 30 क्वेश्चंस को मैं आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, फुल एक्सप्लेनेशन, और जो क्वेश्चंस है ना ये अलग अलग कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो 30 क्वेश्चंस में आपको एटलीस्ट 10 कॉन्सेप्ट तो बहुत आसानी से मिलेंगे। 10 से 12 15 कॉन्सेप्ट तक आपको एक क्वेश्चन में मिलेंगे, मतलब इन 30 क्वेश्चंस में मिलेंगे जो कि एडजेक्टिव से रिलेटेड होंगे। इसके बाद हम करेंगे वोकैबुलरी। तो भाई बताइए, है ना एक जबरदस्त सेशन जिसमें एडजेक्टिव्स, उसके कॉन्सेप्ट्स, डेफिनेशंस, क्वेश्चंस, है ना, और वोकैबुलरी भी आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और हम बात करते हैं एडजेक्टिव की। तो भाई एडजेक्टिव क्या होता है? सबसे पहले किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच, मतलब किसी भी लैंग्वेज में हमारे पास नाउन होते हैं। जब हम नाउन कंफर्म कर लेते हैं, मतलब जब हमारे पास अच्छे खासे नाउन होते हैं, तो नाउन को डिफाइन करने के लिए भी कुछ चाहिए। जैसे भाई मान लो कि हमारे पास बहुत सारे राजा हैं, कोई अच्छा राजा है, कोई बुरा राजा है, कोई मोटा राजा है, कोई सूखा राजा है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे एडजेक्टिव हैं। अगर तुम कहोगे काला तो मैं पूछूंगा ना क्या काला, तुम कहोगे मोटा मैं पूछूंगा क्या मोटा ना। तो हर एक चीज जो है ना, हर एक चीज जो भी नाउन है उसको डिफाइन करने के लिए हम एडजेक्टिव लगा सकते हैं। तो बेसिकली एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? ये डिफाइन करते हैं या फिर मॉडिफाई करते हैं। किसको? नाउन या फिर नाउन इक्विवेलेंट को। नाउन या फिर नाउन जैसों को। नाउन इक्विवेलेंट के बारे में हम पहले कई बार बात कर चुके हैं। जिरंड नाउन इक्विवेलेंट होता है, प्रोनाउन नाउन इक्विवेलेंट होता है। तो एडजेक्टिव क्या करता है? डिफाइन करता है, मॉडिफाई करता है किसी को, किसको? किसी भी नाउन या फिर नाउन इक्विवेलेंट को, मतलब प्रोनाउन को भी और जिरंड को भी। अच्छा जी, अब ये बताता क्या क्या है? ये दो चीजें बताता है। मॉडिफाई करता है तो क्या मॉडिफाई करता है? दो चीजें बताता है। ये पहली चीज बताता है मेरे बच्चे, क्वांटिटी। दूसरी चीज ये बताता है क्वालिटी। बस ये दो ही चीजें हमारे पास ये एडजेक्टिव बता सकते हैं। जैसे भाई मैंने कहा क्वांटिटी के लिए मैनी एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। या मैंने कहा मच एडजेक्टिव हो गया, फ्यू एडजेक्टिव हो गया, लिटिल एडजेक्टिव हो गया। ये सारे के सारे क्वांटिटी बताएंगे कहीं ना कहीं। इन द सेम मैनर जब आप क्वालिटी बताते हैं, जैसे भैया आपने कहा मेरी गर्लफ्रेंड कैसी है? मोटी है, फैट। या आपने कहा सूखी है, थिन। या फिर आपने कहा वीक है, कमजोर है ना। या फिर आपने कहा भाई तगड़ी है, पहलवान है, स्ट्रॉन्ग। तो ये सारे के सारे क्या है? ये क्वालिटी बताते हैं। तो जब याद रखिए, जब भी आप क्वांटिटी बताते हैं या क्वालिटी बताते हैं किसी चीज की, तो वो एडजेक्टिव होता है। ठीक है, तो ये दो तरह के एडजेक्टिव होते हैं। अब आपको ये भी समझ में आ गया कि एडजेक्टिव क्या होते हैं, और आपको ये भी समझ में आ गया कि कितने तरह के होते हैं। अब इनकी डिग्री समझ लेते हैं हम, है ना। एडजेक्टिव की क्या होती है? डिग्रीज होती हैं। अब तुम कहोगे सर डिग्री, डिग्री का मतलब होता है मेरे बच्चे इंटेंसिटी। डिग्री का क्या मतलब होता है? इंटेंसिटी। ये दिख नहीं रहा होगा ना ये वाला कलर, दिक्कत हो रही होगी।
ना। तो डिग्री का मतलब क्या है, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, शिद्दत। तो शिद्दत, जैसे कि भाई मैंने कहा स्ट्रॉन्ग, ऐसे देखिए यहां देखते हैं, तो जब मैंने कहा स्ट्रॉन्ग, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, स्ट्रॉन्गर भी कर सकते हैं, और आप इसे स्ट्रॉन्गेस्ट भी कह सकते हैं। अरे होता है ना। ऐसे ही मैंने कहा बिग, तो आप इसे बिगर भी कह सकते हैं और बिगेस्ट भी कह सकते हैं। तो क्या सारे एडजेक्टिव भी ऐसे कन्वर्ट हो जाते हैं अपनी डिग्रीज में? आइए जरा देखते हैं। अगर मैं गुड कहूंगा तो गुड के साथ तो ऐसा नहीं होगा। गुड का आप गुडर तो नहीं करते, गुड का बेटर करते हैं या फिर बेस्ट करते हैं, है ना दोस्त। ऐसे ही आप बैड के साथ भी नहीं करते। अरे बैड का बेटर करते हो क्या, बैड का बेटर करते हो क्या, करते हो तो भाई बहुत गलत बात है, वर्स करना आज से। बैड का वर्स या फिर आपको वर्स्ट करना पड़ेगा, है ना। ऐसे ही लिटिल, मैंने बताया ना लिटिल भी एक एडजेक्टिव है। तो लिटिल का कंपैरेटिव लेस होता है और सुपरलेटिव डिग्री लीस्ट होती है। समझे मेरी बात। अब अगर कोई ऐसा वर्ड आ जाए जैसे बोरिंग, ये भी तो एडजेक्टिव है, या फिर इंटेलिजेंट, या फिर इंपॉर्टेंट, तो इनके एडजेक्टिव का कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनाते हो, मोर लगा के बना देते हो, मोर लगा, सब में मोर लगा दोगे, है ना। मोर इंटेलिजेंट, मोर बोरिंग, मोर इंपॉर्टेंट। और इनकी सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाते हो, मोस्ट बना देता है मेरा बच्चा, मोस्ट लगा देता है। तो मोस्ट बोरिंग, मोस्ट इंटेलिजेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट कह देते हो। अरे ऐसे ही तो करते हो ना, एग्जैक्टली आप ऐसे ही करते हो। बाहर यहां से तो एक विडंबना आ गई होगी तुम्हारे दिमाग में, तुम कह रहे होगे सर एक बात तो बता दो, यहां तक तो समझ में आया, ई आर ई एस टी लगा दिया, यहाँ पे ई आर ई एस टी आपने लगा दिया, हम समझ गए। कंपैरेटिव डिग्री ऐसे बन जाएगी और सुपरलेटिव डिग्री ऐसे बन जाएगी। बट यहां तो ये पूरे पूरे बदल गए, तो इनका क्या करें, वो कुछ भी नहीं करें, ये एक्सेप्शन है, ये सिर्फ एकमात्र एक्सेप्शन है, तो इसको आपको ध्यान नहीं देना है। ये क्या है मेरे बच्चे, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या होता है, अपवाद है। तो यही तीन वर्ड है जो पूरी तरीके से चेंज हो जाते हैं, बाकी और नहीं है। तो गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, लिटिल, लेस, लीस्ट, बस यही तीन वर्ड हैं जिनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज बिल्कुल अलग होती हैं। अब तुम खुश हो गए सर ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन सर ये नीचे वाले जो है, ये इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, है ना, अब मुझे ये कैसा पता चलेगा कि कहाँ मोर लगाऊं और कहाँ मोस्ट लगा दूं? तो भाई बड़ी सिंपल सी बात है, ये है कहानी सारी सिलेबल की। अब तुम्हें सिलेबल समझाना पड़ेगा। अरे यार स्कूल में कुछ पढ़ाते नहीं है क्या? सिलेबल का क्या मतलब होता है? सिलेबल का मतलब होता है मेरे बच्चे कि पॉज, जब भी हम इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ बोलते हैं, है ना, तो एक तरीका होता है, हम कहीं भी रुकते नहीं है और कहीं भी खींचते नहीं है। अगर मैं तुमसे कहूंगा कैन यू गिव मी योर पेन, पेन कहूंगा, मैं कहूंगा पेन दे दो, पेन, पेन, पेन है तुम्हारे पास दो पेन और हैं, तो पैन का मतलब हो जाएगा भाई जिसमें खाना बनता है, फ्राई पैन खींच दोगे। और पेन कहोगे तो उसका मतलब हो जाएगा कलम, है ना। तो ये दो अलग अलग वर्ड हो जाते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन बहुत मैटर करता है, पॉज बहुत मैटर करता है। तो द सेम इज विद सिलेबल। तो सिलेबल क्या होता है, बेसिकली पॉज होता है। तो जब आप कोई वर्ड बोलते हैं और उसमें वन सिलेबल आता है, मतलब एक ही सिलेबल आता है, तो जब होगा सिंगल सिलेबल तो आप ऐसे करेंगे, है ना। जैसे भाई मैंने कहा वीक, तो मैंने कितनी बार में कहा, कैसे बोला, वीकी, ऐसे थोड़ी बोला, मैंने एक बार में बोला वीक, तो इसमें एक सिलेबल है, एक बार में बोल दिया, एक ही पॉज है। तो वीक, वीकर, वीकेस्ट हो जाएगा। ऐसे स्ट्रॉन्ग मैंने बोला स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग ऐसे नहीं बोलते हम, एक बार में बोलते हैं स्ट्रॉन्ग। इसलिए स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गेस्ट सिंगल सिलेबल वाले वर्ड हो गए। बिग कैसे बोलते हो, बिग एक बार में, या बिग, ये ऐसे तो नहीं बोलते, सिलेबल बहुत ज्यादा नहीं है। तो बिग, बिगर, बिगेस्ट क्या हो गया, सिंगल सिलेबल वाले वर्ड हो गए। अब मजेदार बात यह है जब इसमें एक से ज्यादा सिलेबल होते हैं, है ना, मोर देन सिंगल सिलेबल। अब जब आपके पास है मोर देन वन सिलेबल, तो आप क्या यूज करेंगे, मोर और मोस्ट का इस्तेमाल कर लेंगे। बस आइए जरा देखते हैं। जैसे कहा बोरिंग,
तो बो कैसे बोलोगे, बोरिंग बोरिंग बोरिंग, ऐसे नहीं बोलोगे ना, बोरिंग, बो पे आप खींचेंगे, हल्का सा पॉज देंगे और फिर रिंग बोलेंगे, है ना। ऐसी इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, तो आप पॉज आ रहा है वहां पे, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे इम्पॉर्टेंट, पॉज आ रहा है, तो मोर देन वन सिलेबल है, इसलिए इन वर्ड्स में आप मोर और मोस्ट लगा देंगे। तो भाई थोड़ा सा मुझे कॉमेडी करके तुम्हें सिखाना पड़ा, पर कोई दिक्कत नहीं है, दुल्हन वही जो पिया मन भाई और टीचर वही जो सिखा कर जाए। तो आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डिग्रीज। अब ये डिग्रीज है क्या, है ना। अब देखो यही तुम्हारे जीवन का दुख है, ये जो डिग्रीज है ना एडजेक्टिव की, यही तुम्हारे जीवन का दुख है। ये पॉजिटिव डिग्री है, ये सबसे बढ़िया डिग्री है। जब तक तुम यहाँ पे रहते हो ना, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होती, दुविधा नहीं होती, परेशानी नहीं होती, तुम्हारी जिंदगी बड़ी आसान चलती है। कब तक, जब तक तुम यहाँ पे रहते हो। अब यहाँ पे रहने का क्या मतलब है, यहाँ पे रहने का मतलब है कि जब तुम्हें कोई कहता है तुम स्ट्रांग हो, तुम्हें अच्छा लगता है, तुम कोई कहता है कोई वीक हो, तो तुम एक्सेप्ट भी कर सकते हो, कोई बात नहीं है ना। कोई कहता है बोरिंग हो, चल जाएगा। लेकिन जहां भी कंपैरिजन आ जाता है, वो कंपैरिजन हमारी जिंदगी बर्बाद कर देती है। जहां भी हम अपनी जिंदगी के सामने दूसरे को कंपेयर करने लगते हैं ना, दूसरे से कंपैरिजन करते हैं, जिंदगी हमारी बर्बाद होने लगती है। नहीं समझ पाए कैसे। हाँ भाई, तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी, बड़ी अच्छी थी, तुम्हें बड़ी अच्छी लगती थी, बड़ी सुंदर थी, बड़ी प्यारी थी, ठीक है। तुम्हें लगता था ये बहुत सुंदर है, बड़ा अच्छा लगता था तुम्हें उसके साथ। कुछ दिन में क्या हुआ कि तुम्हारे फ्रेंड की भी गर्लफ्रेंड बन गई, और ये जो गर्लफ्रेंड बनी है ना, तुम्हें लग रहा है तुम्हारी वाली से सुंदर है, तुम्हारी वाली से इंटेलिजेंट भी है, तुम्हारी वाली से इंग्लिश भी बढ़िया बोल रही है, ये तो तुम्हारी वाली से तमीज भी ज्यादा है इसे। तुमने अपनी वाली से कंपेयर करा, तो क्या हुआ, तुम्हारी वाली अपने आप ही डिग्रेड हो गई, है ना। तो कंपैरिजन करने के लिए हम कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। तुमने अपनी वाली को दूसरी वाली से कंपेयर कर लिया, ठीक है। अब तुम थोड़े से दुखी हो गए, अब तुम्हारी वाली इतनी अच्छी नहीं लगती है। अब कुछ दिन बाद क्या होता है कि कुछ दिन बाद तुम्हें दिख जाती है दिशा पटानी, ओ माय गॉड, या फिर जैकलिन फर्नांडिस। तुम इनको देखते हो तो तुम्हें नहीं देख के लगता है ओ माय गुडनेस, तो उसकी वाली बेकार है, ये तो सबसे अच्छी है। तो सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, सबसे ज्यादा। तो यहाँ पे आप पॉजिटिव होते हैं, कोई कंपैरिजन नहीं है, सिंपली आप किसी की क्वालिटी बता रहे हैं, स्ट्रॉन्ग वीक कुछ भी, है ना। यहाँ पे आप क्या करते हैं, आप उसी क्वालिटी का कंपैरिजन किसी और की क्वालिटी से करते हैं। तो जब आप कंपैरिजन करते हैं तो वो स्ट्रॉन्गर हो जाता है। अब आप बात करते हैं सुपरलेटिव की, जब आप कहते हैं सबसे अच्छा, सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे ताकतवर, दैट इज सुपरलेटिव। ईएसटी समझे, ईएसटी। उसमें नहीं देखते तुम WWE में एक बियांका ब्लैर करके आती है, वो ईएसटी बोलती है अपने आप को, ये फास्टेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट, है ना, वॉट एवर, तो दैट इज ईएसटी, ठीक है। तो भाई ये था कंपैरेटिव, पॉजिटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज। अब हम बात करने जाएंगे, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, केसेस ऑफ कंपैरेटिव। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो कितने केसेस होते हैं, लेट्स गो फॉर इट। मैं कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूं, इन सेंटेंसेस को आप मेरे साथ कॉपी करते रहेंगे। फटाफट कॉपी करते रहेंगे, और उसको हम एनालिसिस करेंगे इन सेंटेंसेस का, ठीक है। और इससे हमें कंपैरेटिव डिग्री एग्जैक्टली समझ में आ जाएगी कैसे क्या होती है। He is stronger than any other player. Next sentence, he is stronger than other players. He is stronger than all other players.
ही इज स्ट्रॉन्गर देन ऑल प्लेयर्स। He is more stronger than wise। तो ये कुछ सेंटेंसेस है, इनको आप नजर डालेंगे ना तो आप देखेंगे यहाँ पे 5 से 6 कॉन्सेप्ट्स आपको नए नए सीखने को मिलेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, पहला सेंटेंस है ही इज स्ट्रॉन्गर देन यू। तो ये बिल्कुल सही है, कोई बंदा है यू, उससे कंपैरिजन हो रहा है ही का। दोनों ही सब्जेक्टिव प्रोनाउन रहेंगे, ये भी सब्जेक्टिव होगा और ये भी सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, कंपैरिजन सब्जेक्टिव का सब्जेक्टिव के साथ होता है और सब्जेक्टिव का सब्जेक्टिव के साथ और ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव के साथ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्ट्रॉन्गर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब आप स्ट्रॉन्गर कहते हैं तो मोर स्ट्रॉन्गर कुछ नहीं होता। ठीक है, और ना ही मोर स्ट्रॉन्ग कुछ होता है। मोर स्ट्रॉन्ग भी आप नहीं कह सकते, आपको कहना पड़ेगा ही इज, सीधे मोर को खोपचे में लेके काट देंगे, स्ट्रॉन्गर देन यू ऊपर वाला सेंटेंस, मोर नहीं लगेगा ना, सुपरफ्लुअस हो जाएगा, रिडंडेंट हो जाएगा कि आप बार बार दो कंपैरेटिव डिग्री साथ में लगा रहे हैं। ही इज द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू, ये बिल्कुल सही है। इसका मतलब है ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, किनमें, इन दोनों में। तो जब दो की बात होती है आप है ना, स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू आप यूज कर सकते हैं, कंपैरेटिव डिग्री। तो याद रखिए, यूज कंपैरेटिव इन केस ऑफ टू, दो के केसेस में आप हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है ही इज स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर प्लेयर। अब ये बड़ा खतरनाक है, पर इसमें से कौन सा सही होगा, एनी अदर, अदर, ऑल, कौन सा वाला सही होगा? तो बड़ा आसान तरीका है, आप याद रखिए जब भी आप कंपैरिजन करते हैं तो जो जिससे कंपैरिजन कर रहे होते हैं उसको इंक्लूड नहीं करते हैं। क्या कहा मैंने? While making comparison, do not include the subject. तो आपको सब्जेक्ट को ना इंक्लूड नहीं करना। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे। जब आपने कहा ही इज स्ट्रॉन्गर, वो स्ट्रॉन्गर है किससे? देन एनी अदर प्लेयर। एनी अदर प्लेयर का क्या मतलब हुआ? किसी दूसरे खिलाड़ी से। आपने कहा एनी अदर प्लेयर, किसी दूसरे खिलाड़ी से। तो किसी दूसरे खिलाड़ी में क्या ये ही आया है? नहीं आया ना। एनी अदर में ही कहाँ आया? नहीं आया ना। एनी अदर का मतलब है कोई दूसरा खिलाड़ी, किसको छोड़ के? इसको छोड़ के। तो ही इज स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर प्लेयर, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। नीचे वाले में देखिए क्यों? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट इंक्लूड नहीं है, सब्जेक्ट इज नॉट इंक्लूडेड। अगला सेंटेंस देखेंगे ही इज स्ट्रॉन्गर देन अदर प्लेयर्स। तो क्या मतलब हुआ? ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है किससे? दूसरे खिलाड़ियों से। तो दूसरे खिलाड़ी, ये नहीं दूसरे, तो उसमें ही इंक्लूडेड नहीं है और इसलिए ये सेंटेंस भी बिल्कुल सही हुआ। तो आप चाहे ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें, कहने के दो तरीके हैं, मीनिंग सेम है। तीसरा देखा हमने, ही इज स्ट्रॉन्गर देन ऑल अदर प्लेयर्स। तो उसने कहा कि वो स्ट्रॉन्ग है किससे? बाकी सारे खिलाड़ियों से। अब बाकी सारों में ये थोड़ी आया, ऑल अदर का मतलब है बाकी सारे, ऑल तो है लेकिन अदर प्लेयर्स, बाकी सारे, ये नहीं। तो इसका मतलब ये सेंटेंस भी बिल्कुल सही है क्योंकि तीनों में सब्जेक्ट इंक्लूडेड है। समझ आई बात? तीनों में सब्जेक्ट इंक्लूडेड है। अब अगर आप कहते हैं ही इज स्ट्रॉन्गर देन ऑल प्लेयर्स, तो इसका क्या मतलब हुआ? कि वो स्ट्रॉन्गर है किससे? सारे खिलाड़ियों से। तो सारे में तो ही भी आ गया ना, ये थोड़ी कहा ऑल अदर। अदर आपको अलग करता है दूसरे से, है ना। तो याद रखिए, यूज अदर इन कंपैरिजन। तो हम अदर का इस्तेमाल करते हैं जब हम कंपेयर करते हैं, है ना। और यहां पे अदर का इस्तेमाल नहीं हुआ है, ऑल प्लेयर कह रहा है, सारे, जिसमें ही भी आ गया, और इसलिए ये वाला सेंटेंस आपका गलत हो गया। ऐसे आपने यहाँ पे मोर स्ट्रॉन्गर, अब इस सेंटेंस का मतलब समझिए लास्ट वाले का। इसका मतलब है ही इज स्ट्रॉन्गर देन वाइज, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, समझदार भी है और
मतलब वाइज मतलब समझदार, तो वो समझदार भी है और स्ट्रांग भी है, पर ज्यादा क्या है, समझदार ज्यादा है। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस को मोर स्ट्रॉन्गर करके नहीं लिखेंगे। जब आपको दो क्वालिटी सेम पर्सन की बतानी होगी तो आप इसे स्ट्रॉन्गर नहीं करेंगे, आप इसे स्ट्रॉन्ग करेंगे। ये एक्सेप्शन है, मोर स्ट्रॉन्ग देन वाइज। तो मैंने आपको क्या बताया कि ये आप सिर्फ कब करेंगे, ये ऐसा आप तब करेंगे, मैं ये लिख देता हूं, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल आप करें। ठीक है, जब आप क्या कर रहे होंगे, कंपैरिजन ऑफ दी टू क्वालिटीज ऑफ द सेम सब्जेक्ट। जब आप दो क्वालिटी सेम सब्जेक्ट की, जब आप दो क्वालिटी सेम सब्जेक्ट की, जब आप दो क्वालिटी सेम सब्जेक्ट की कंपेयर करेंगे तो मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे। सो ही इज मोर स्ट्रांग, वो स्ट्रांग ज्यादा है समझदार होने से, तो वो समझदार भी है और स्ट्रांग भी है, पर ज्यादा क्या है, स्ट्रांग ज्यादा है। चलिए, तो ये हो गया हमारे पास केसेस ऑफ कंपैरिजन। इस पे क्वेश्चन मिलेंगे आपको जल्दी। अब हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं, अगर केसेस ऑफ कंपैरिजन है तो सीधी सी बात है हमारे पास केसेस ऑफ सुपरलेटिव भी होंगे। तो आइए अब जरा देखते हैं केसेस ऑफ सुपरलेटिव। तो केसेस ऑफ सुपरलेटिव आपको क्या बताते हैं, एक बार आप फिर से मेरे साथ कॉपी करेंगे। ठीक है, ही इज मोस्ट स्ट्रॉन्ग देन यू, he is the most strongest of the two. He is the best than all other players. He is the best than all players. He is the best of all other players. He is the best of all players. He is our best player. He is the best player. And the last, he is the best player of the team. तो चलिए आइए अब बात करते हैं इन सारे क्वेश्चंस की। जैसे आपने सीखे कि हमारे पास कुछ केसेस थे कंपैरेटिव डिग्रीज के जहां पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला, ऐसे ही यहाँ पे सुपरलेटिव के केसेस हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ही इज मोस्ट स्ट्रॉन्ग। अब देखिए, जब हमारे पास ऑलरेडी एक वर्ड है स्ट्रॉन्गेस्ट, तो हम इसके लिए मोस्ट स्ट्रॉन्ग यूज नहीं कहेंगे। हम यहाँ पे क्योंकि कंपैरिजन हो रहा है, दो लोगों के बीच में हो रहा है, दो लोग हैं, तो हम क्या कहेंगे, ही इज स्ट्रॉन्गर देन यू, जो हमने पिछले पेज पे किया था। मोस्ट स्ट्रॉन्ग नहीं कह सकते। ऐसे ही इज द मोस्ट स्ट्रॉन्ग ऑफ द टू। तो पहली तो ये बात है, दो में आप सुपरलेटिव का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, सुपरलेटिव्स आर यूज्ड इन केस ऑफ
मोर देन 2, 2 से ज्यादा के केस में आप ऐसा कर सकते हैं कि आप सुपरलेटिव का इस्तेमाल कर ले, 2 के केस में नहीं होगा। तो ही इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं कह सकते आप, ऑफ द 2, या तो यहाँ पे नंबर चेंज करो, या तो यहाँ पे 3 कर दो, या फिर 10 कर दो, कोई भी 2 से बड़ा नंबर कर दो, तो 10 चल जाएगा, 3 चल जाएगा। अगर स्ट्रॉन्गेस्ट यूज करना है, अगर स्ट्रॉन्गर यूज करना है तो तुम्हें तो 2 में तो बेहतर हो सकता है। मान लो 2 लोग हैं, 2 लोग भागे, है ना, तो तुम ये कह सकते हो भाई 2 भागे, सबसे तेज कौन भागा? भाई 2 में सबसे तेज थोड़ी भागता है, दोनों में कौन तेज भागा? सबसे तेज तो जब होगा जब 2 से ज्यादा होंगे, है ना। तो इसीलिए या तो आप बोलोगे ही इज द स्ट्रॉन्गर ऑफ द 2, मतलब ये वाला सेंटेंस, ही इज द स्ट्रॉन्गर ऑफ द 2, ये वाला सेंटेंस बोलोगे। नहीं तो बोलोगे ही इज द मोस्ट स्ट्रॉन्ग ऑफ द 3 और ऑफ द 10, है ना। तो जब स्ट्रॉन्गेस्ट आ जाएगा तो नंबर भी बदलना चाहिए। आगे आते हैं, ही इज द बेस्ट देन ऑल अदर प्लेयर्स। अब याद रखो एक अगली बात, in case of superlative, subject should be included। हमने पहले क्या किया था कि सब्जेक्ट को हमने इंक्लूड नहीं किया था, आपने देखा ना, यहां पे कंपैरेटिव में सारे केसेस में हमने कभी भी सब्जेक्ट को इंक्लूड नहीं किया था, डू नॉट इंक्लूड द सब्जेक्ट। और यहाँ पे उल्टा है कि सब्जेक्ट को इंक्लूड करना पड़ेगा तभी सेंटेंस सही होगा। तो ये याद करने का तरीका भी अच्छा है कि सुपरलेटिव में इंक्लूड करना पड़ेगा और कंपैरेटिव में इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जब आपसे कहा गया, क्या कहा गया, ही इज द बेस्ट, हाँ कहां पे थे हम, यहां पे थे, ही इज द बेस्ट देन ऑल अदर प्लेयर्स। तो ऑल अदर का क्या मतलब हुआ, बाकी सारे, ही इज द बेस्ट देन ऑल अदर, बाकी सारे। तो बाकी सारे मतलब किसको छोड़ के, इसको छोड़ के या इसको लगा के ना, ही इज द बेस्ट देन ऑल अदर, इसको छोड़ के, और इसलिए सेंटेंस गलत हो गया। अदर का इस्तेमाल नहीं होगा, याद रखिए ये वाली बात भी, जहां भी अदर आ जाएगा, रटने वाली बात भी है ये और समझने वाली, अदर एंड देन are not used in superlative। तो सुपरलेटिव में मेरे बच्चे अदर और देन का इस्तेमाल नहीं होता है। जो रटने वाला बच्चा है वो रट लेगा, जो समझना चाहता है वो समझ लेगा कि क्या ऑल अदर, मतलब ऑल अदर में बाकी सारे, इसको छोड़ के, इसलिए आपने इसको छोड़ दिया है तो ये क्वेश्चन भी गलत हो गया। नीचे आइए, ही इज द बेस्ट देन ऑल प्लेयर्स। अब ही इज द बेस्ट तो सही है, पर देन का इस्तेमाल मैंने क्या लिखवाया कि भाई देन का इस्तेमाल जो है सुपरलेटिव्स में नहीं होगा। तो देन की जगह अगर आप यहाँ पे OF ऑफ कर लेंगे तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ही इज द बेस्ट ऑफ ऑल प्लेयर्स, ये सारे प्लेयर्स में सबसे बढ़िया है, तो देन नहीं आएगा, है ना। तो ही इज द बेस्ट ऑफ ऑल अदर प्लेयर्स, अब ऑल अदर नहीं आएगा, तो याद रखिए ना ही अदर आएगा ना ही देन आएगा सुपरलेटिव्स में। तो ये मैंने आपको इसलिए अलग अलग तरीके से बना के दिखाया कि इस तरीके से एग्जाम में आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। ऑल अदर भी दिया जा सकता है सुपरलेटिव के साथ, ठीक है, अदर भी दिया जा सकता है सुपरलेटिव के साथ, देन भी दिया जा सकता है सुपरलेटिव के साथ, पर ये सारे के सारे सिर्फ कंपैरेटिव में यूज हो सकते हैं, सुपरलेटिव में नहीं यूज हो सकते। तो सुपरलेटिव में क्या यूज करना है, मैं लिख देता हूं, यूज OF ऑफ और ऑल इन सुपरलेटिव्स, इसका इस्तेमाल सुपरलेटिव्स में हो। और कंपैरेटिव्स का तो मैंने आपको पीछे बताया है। तो आइए एक बार इनको फिर से सही करते हैं। ही इज द बेस्ट ऑफ ऑल प्लेयर्स, अब ये बिल्कुल सही है, सारे खिलाड़ी, तो सारे में तो ये भी इंक्लूड हो गया और इसलिए सेंटेंस सही हो गया। अब ही इज द बेस्ट प्लेयर सही होता है क्या, जी हाँ बिल्कुल सही होता है। क्यों सही होता है, ही इज द बेस्ट प्लेयर का मतलब है ये एक बेहतरीन खिलाड़ी है, मतलब इसे कहीं भी ले जाओ, चाहे इसे टेस्ट मैच में खिलाओ, वनडे में खिलाओ, मैं कह सकता हूं कि विराट कोहली इज द बेस्ट प्लेयर। इज अ बेस्ट प्लेयर का मतलब है is the best player in every situation, in every situation and at every time, you can say। कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी टाइम हो, बैटिंग करने के लिए विराट कोहली इज द बेस्ट प्लेयर, मतलब कभी भी खिला लो, टेस्ट मैच हो, वनडे हो, तो ही इज अ बेस्ट प्लेयर। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। अब जब तुम बोलते हो ही इज द बेस्ट प्लेयर तो ये गलत है, क्योंकि ये इनकम्प्लीट है। क्या है ये, इनकम्प्लीट है। तुम कहोगे सर हम तो आज तक ये समझते आ रहे थे, सही मुझे पता है तभी बता रहा हूं, ये ही इज द बेस्ट प्लेयर क्या है, इनकम्प्लीट। तो अब सवाल यह है कि सर इनकम्प्लीट क्यों है, इनकम्प्लीट इसलिए है क्योंकि इसका मतलब है ही इज द बेस्ट प्लेयर,
ये सबसे अच्छा खिलाड़ी है, तो तुम्हें बताना पड़ेगा कौन सब, कहाँ के सब, तुम्हें स्पेसिफाई करना पड़ेगा। दा बेस्ट, तो तुमने बोला दा बेस्ट, तो दा के बाद बताना पड़ता है ना कहाँ का। ही इज द बेस्ट प्लेयर, तो इसे पूरा करो सेंटेंस को, ही इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ अ टीम, नहीं तो बोलो ही इज द बेस्ट प्लेयर। समझे मेरी बात? तो अगर तुम्हें कहना है ये बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी है, कहीं भी खिलाओ हर जगह पे, तो तुम्हें कहना पड़ेगा ही इज द बेस्ट प्लेयर, ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन, कहीं भी कुछ भी कराओ, ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन। लेकिन जब तुम कह रहे हो द स्ट्रॉन्गेस्ट, तो तुम्हें बताना पड़ेगा कहाँ का, ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट man of WWE. He is the strongest man of the planet. He is the strongest man of Uttar Pradesh. And this is how it goes. तो ये थे cases of comparisons और ये थे cases of superlative. तो comparative और superlative दोनों मैंने आपको पढ़ा दिया। अब हम बढ़ते हैं आगे, कुछ और चीजें मैं आपको समझाता हूं, किसके बारे में, एडजेक्टिव्स के बारे में, और फिर हम सीधे जाएंगे भाई मेरे क्वेश्चंस करने। तो कुछ और चीजें क्या है, याद रखिएगा कि जो एडजेक्टिव्स होते हैं ये वाले, जैसे मैंने कहा पुअर, वीक, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, ब्रेव, नीडी, आप देखेंगे ये सारे के सारे ना अभी एडजेक्टिव्स हैं। अभी ये सारे के सारे क्या हैं, एडजेक्टिव्स हैं। ये किसी ना किसी चीज की कोई क्वालिटी बता रहे हैं, पुअर, वीक, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, ब्रेव, नीडी, सारे के सारे एडजेक्टिव्स हैं। जैसे पुअर मैन, वीक विमेन, है ना, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिक्स, ना, पावरफुल किंग, ब्रेव सोल्जर, नीडी बॉय। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, आपने इन सबके साथ एक नाउन लगा दिया, है ना। मैं भी लगा देता हूँ, फटाफट लिख देते हैं, आसान हो जाएगा। पुअर मैन, वीक विमेन, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिशियन, पावरफुल किंग, ब्रेव सोल्जर, नीडी बॉय। तो ये सारे के सारे नाउन के साथ लग के एडजेक्टिव हो गए। बट अगर मैं इनके साथ दा लगा दूं, जैसे मैं कहूंगा द पुअर, जैसे मैं कह दूं द वीक, जैसे मैं कहूं द स्ट्रॉन्ग, एंड सो ऑन, जानते हो ये क्या हो जाएगा, अब ये प्लूरल कॉमन नाउन हो गया। प्लूरल कॉमन नाउन, प्लूरल कॉमन नाउन का क्या मतलब है कि ये अपनी पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। द पुअर का मतलब है गरीब, गरीब लोग। द वीक का मतलब है कमजोर लोग। द ब्रेव का मतलब है बहादुर लोग। द नीडी का मतलब है जरूरतमंद लोग, है ना। तो जैसे, और प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करोगे, जैसे द रिच, एक्सप्लॉइट द पुअर। क्या मतलब हुआ, जो अमीर लोग होते हैं वो शोषण करते हैं किसका, गरीब लोगों को। तो द रिच मतलब अमीर और द पुअर मतलब गरीब। तो याद रखिए एडजेक्टिव ऐसे नाउन भी बन जाता है। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे सीधे आगे क्वेश्चन नंबर 1 पे। हर क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको दूंगा 10 सेकंड का समय। आप वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। हियर वी गो, क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन कहता है द टू करप्शन मिनिस्टर्स। अरे, एजुकेशन मिनिस्टर हमने सुना है, करप्शन मिनिस्टर कोई होता है क्या? तो यहाँ पे करप्शन मिनिस्टर नहीं हो सकता, हमारे पास क्या होगा, करप्ट मिनिस्टर। करप्ट एक एडजेक्टिव है। करप्ट क्या है, एक एडजेक्टिव है जो किसे मॉडिफाई करेगा, एक नाउन को मॉडिफाई करेगा, और मिनिस्टर्स नाउन है। तो यहाँ पे हमें करप्शन नहीं चाहिए, क्योंकि करप्शन क्या है, करप्शन भी नाउन है। याद रखिए दो नाउन साथ में नहीं आ सकते अनलेस वो कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड नाउन साथ में आ सकते, नहीं तो नाउन साथ में नहीं आ सकते। तो प्रॉब्लम कहाँ है, ए पार्ट। ए इज द करेक्ट आंसर। था ना आसान क्वेश्चन, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना था। अब ये चीज आपको पढ़ाई नहीं जा सकती, ये चीज रीडिंग से आती है। इसलिए मैंने आपको बार बार लगातार आपको बोला है भाई रीडिंग करो। रीडिंग इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। रीड। क्वेश्चन नंबर 2। तो भैया क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इन मैनी एस्पेक्ट्स बोथ द सिस्टर्स आर वेरी सिमिलर कैरेक्टर। दोनों बहनें कैसी हैं, एकदम सिमिलर कैरेक्टर। दोनों बहनें एक जैसी हैं, सिमिलर कैरेक्टर्स हैं।
बट द एल्डेस्ट हैज मोर स्पिरिट एंड डिटर्मिनेशन। लेकिन जो बड़ी वाली है, अब भैया देखो, ये जो एल्डर होता है ना, ये कंपैरेटिव डिग्री होती है, और एल्डेस्ट जो होता है ये सुपरलेटिव डिग्री होती है, ठीक है। और ओल्ड इसकी पॉजिटिव डिग्री होती है, तो ये वाली पॉजिटिव डिग्री है इसकी। अब आप बड़ी बहन कह रहे हैं, इससे बड़ी है और दो ही बहनें हैं, क्या कहा? बोथ। बोथ का मतलब क्या है? ये बात बता दी गई कि दो हैं। तो इतना दिमाग तो लगाओगे ना कॉमन सेंस के, कि दो के केस में हम कंपैरेटिव का इस्तेमाल करते हैं। बताया था ना पीछे, यूज कंपैरेटिव इन केस ऑफ टू। दो के केस में कंपैरेटिव, तो कंपैरेटिव क्या? एल्डर का इस्तेमाल करोगे। तो एल्डेस्ट को खोपचे में लेके काट लोगे और उसकी जगह क्या करोगे? एल्डर करोगे, और आंसर हो जाएगा तुम्हारा ए। बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है ना दोस्त? अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। हर क्वेश्चन को करने का 10 सेकंड का समय, ताकि आप आराम से पढ़ लें। अगर 10 सेकंड से ज्यादा चाहिए तो मुझे पॉज कर दें। अच्छा, हम बार बार ऐसे बोलते हैं ना कि अकॉर्डिंग टू स्टडीज नॉट मोर देन 5% ऑफ एजुकेशन लोन्स। तो एजुकेशन लोन्स नहीं होता, वो एजुकेशन लोन नहीं होता है, कहते हैं ना एजुकेशन ले लो, एजुकेशनल लोन होता है, मतलब रिलेटेड टू एजुकेशन, है ना। तो हमें यहाँ पे एडजेक्टिव चाहिए, क्योंकि लोन क्या है? लोन इज अ नाउन। लोन क्या है? एक नाउन है, प्लूरल नाउन है लोन्स। तो हमें क्या कहना पड़ेगा? एजुकेशनल, क्योंकि एजुकेशनल क्या होगा? एडजेक्टिव। इसीलिए हम कहते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं कहते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कहते हैं। एजुकेशनल ऐसा जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है। एजुकेशनल का मतलब क्या हो गया? रिलेटेड टू एजुकेशन। तो मेरे बच्चे ये एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव। और ये क्या है? एजुकेशन बेसिकली नाउन होता है। तो एक बार फिर से याद रखिए, दो नाउन साथ में नहीं आएंगे। तो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन कहता है, इट इज मोर बेटर इफ वन ऑफ द पेरेंट्स स्टेज एट होम टू लुक आफ्टर द चिल्ड्रन। इट इज मोर बेटर, मैंने बताया था मोर स्ट्रॉन्गर नहीं हो सकता, मोर वीकर नहीं हो सकता, और ये सब नहीं हो सकता। तो मोर बेटर भी कैसे हो सकता है? इट शुड बी मच बेटर, है ना, मच बेटर। तो याद रखिए, मैंने पहले भी बताया था कि मच प्लस कंपैरेटिव डिग्री आती है, और वेरी प्लस पॉजिटिव डिग्री आती है, ठीक है। ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी, एक बार फिर याद रखिएगा। तो आप क्या कहेंगे? मच बेटर, इट इज मच बेटर, कह रहा है बहुत बेहतर होगा, काफी अच्छा होगा। इफ वन ऑफ द पेरेंट्स स्टेड एट होम, और कि एक पेरेंट दो में से घर पे रहे, वो बच्चों का ध्यान दे सके। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है, आई आस्क्ड द शॉपकीपर, मैंने शॉपकीपर से पूछा, क्या पूछा? इफ आई कुड चेंज द फॉल्टी मोबाइल। फॉल्टी मोबाइल का क्या मतलब हुआ? फॉल्टी का मतलब है जिसमें फॉल्ट है, हैविंग फॉल्ट। तो ये फॉल्टी एडजेक्टिव हो गया, और मोबाइल उसका नाउन हो गया। तो यहां तक कहानी सही है। विद एन अदर, एन अदर नहीं, विद अदर मोबाइल। अदर का मतलब, एन अदर का मतलब होगा एक और से, एक और से नहीं, किसी भी दूसरे मोबाइल से, एक और से नहीं, किसी भी दूसरे से। तो विद अदर मोबाइल, दूसरे मोबाइल से, ठीक है। तो ये डिफरेंस है एन अदर। एन अदर का मतलब है एक और, इसके अलावा एक और, ठीक है। एक और नहीं कहना चाह रहा वो, किसी दूसरे मोबाइल से, विद अदर मोबाइल। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो ये छोटे छोटे एरर हैं, ये जब आप रीडिंग करते हैं तो बहुत आसानी से पकड़े जाते हैं, बट रीडिंग नहीं करते हैं ना, और ये आपके सामने आता तो आप हैरान हो जाते हैं, ओ माय गुडनेस, ये क्या आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंस अगेन 10 सेकेंड्स। हाँ, तो कह रहा है, द चाइनीज स्टॉक मार्केट इज वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक मार्केट्स इन द रीसेंट टाइम्स एंड दैट हैज इंपैक्टेड। कि चाइना की जो शेयर मार्केट है वो आजकल सबसे बेकार शेयर मार्केट हो रखी है, ठीक है। और यही एक वजह है जिससे ग्लोबल इकोनॉमी पे ही फर्क पड़ा है, क्योंकि चाइना मतलब काफी इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड इकोनॉमी में। तो जब अगर मैंने लिखा वन ऑफ द, तो मैं इसके साथ सुपरलेटिव का ही इस्तेमाल करता हूं।
कभी भी आप रीडिंग करेंगे, मेरे पिछले क्वेश्चंस देखेंगे, प्रोनाउन के क्वेश्चंस देखेंगे, आर्टिकल में देखेंगे, नाउन्स में देखेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में देखेंगे, वन ऑफ द के साथ हमेशा सुपरलेटिव आपने देखा होगा। तो आपने ये रीडिंग से कभी ऑब्जर्व नहीं किया, पर आज आपको पढ़ना पड़ रहा है ना, क्योंकि रीडिंग से ऑब्जर्व करके भी आप सीखते हैं। सो वन ऑफ द के साथ आप सुपरलेटिव का इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आप अच्छा कंपैरेटिव तो कभी नहीं कर सकते। अगर आप इसके साथ कभी भी कंपैरेटिव करेंगे तो कंपैरेटिव गलत होगा, यूजुअली सुपरलेटिव देखेंगे। जबकि आप जो है इसमें पॉजिटिव भी यूज कर सकते हैं, पर बेस्ट सुपरलेटिव माना जाता है। तो द चाइनीज स्टॉक मार्केट इज वन ऑफ द वर्स्ट नहीं होगा, इज वन ऑफ द वर्स्ट, सबसे बकवास परफॉर्मिंग स्टॉक मार्केट। तो वन ऑफ द के साथ कंपैरेटिव का इस्तेमाल नहीं होता है। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अ पंचायत इज सिमिलरली टू अ गवर्नमेंट। कितनी बदतमीजी की बात है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में लगातार आते हैं। सिमिलरली क्या होता है भाई? सिमिलरली एडवर्ब है, एडवर्ब थोड़ी चाहिए। एडवर्ब मॉडिफाई करता है वर्ब को, या फिर किसी दूसरे एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है ना। एडवर्ब को, एडवर्ब जो होता है ना, किसी एडजेक्टिव के लिए आता है या फिर किसी वर्ब के लिए आता है। यहाँ पे अपंचायत, पंचायत क्या है? पंचायत एक कमिटी का नाम है जो नाउन है। तो अगर आप नाउन को मॉडिफाई करते हैं तो नाउन के लिए आपको एडजेक्टिव चाहिए मेरे दोस्त। और एडजेक्टिव क्या होगा? एडजेक्टिव होगा यहाँ पे पंचायत इज सिमिलर। A पंचायत is similar to a government। तो पंचायत ये क्या होगा? यहाँ पे ये एडजेक्टिव चाहिए, लगा दिया है एडवर्ब, इसलिए गलत होगा। आंसर हो जाएगा आपका ए। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। वंस अगेन यू हैव 10 seconds फॉर दिस। हाँ, गलती लग रही थी मुझे, पहले मैंने सही लिखी स्पेलिंग और फिर गलत कर दी। सिमिलर, ठीक है, सिमिलियर कर दिया था, LIAR, लायर कर दिया था, वो गलत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है द रेट ऑफ हार्ट बीट इन अ ह्यूमन बीइंग इज कंपैरेटिवली लोअर व्हेन ही इज स्लीपिंग। तो कंपैरेटिवली लोअर का क्या मतलब हुआ? ये गलत हो जाता है जब आप कंपैरेटिव का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब आप कंपैरेटिवली कह रहे हैं तो आप कंपैरेटिवली के साथ या रिलेटिवली, रिलेटिवली के साथ पॉजिटिव डिग्री का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि आपने पहले ही क्या दिया ना, कंपैरेटिवली या रिलेटिवली आपने पहले ही बोल दिया, तो वो अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री का काम करेगा। तो उसके साथ आप सिर्फ पॉजिटिव डिग्री लगा सकते हैं। तो आप क्या कहेंगे? दो तरीके हैं इसको सही करने के, या तो आप कह देंगे कंपैरेटिवली लो, या फिर एक दूसरा तरीका है कि आप इस पूरे को ही उड़ा दें और इस पूरे की जगह सिर्फ लोअर लिख दें, कंपैरेटिवली को उड़ा दें। तो दोनों ही तरीके सही है। या तो आप कहेंगे द रेट ऑफ हार्ट बीट इन ह्यूमन बीइंग इज लोअर व्हेन ही इज स्लीपिंग, कि हार्ट बीट हमारी लो होती है जब हम सो रहे होते हैं। ये तो एक तरीका है कहने का। दूसरा भी तरीका, द रेट ऑफ हार्ट बीट इन अ ह्यूमन बीइंग इज कंपैरेटिवली लो, कंपैरेटिवली लो होती है कब? जब हम सो रहे होते हैं। ठीक है, तो दोनों ही तरीके सही है। ए बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ऐसे ही तो सीखते हैं, आप देख रहे हैं हर हर पेज पे, हर स्लाइड पे आपको एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहा है। और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, ज्यादातर इसमें से पूछे जा चुके हैं किसी ना किसी एग्जाम में। अभी आपने एक चीज जानी थी, विद अ फ्रेश पेंट, कोट ऑफ पेंट द स्कूल कैन लुक मच नाइस, नहीं आएगा ना, मच बेटर। क्योंकि नाइस का मतलब क्या होता है? नाइस का मतलब होता है गुड, और गुड की कंपैरेटिव डिग्री होती है बेटर। अब आप कहोगे सर नाइसियर नहीं करते, ये इनफॉर्मल होता है। नाइसियर या नाइसेस्ट
ये इनफॉर्मल होता है। आप न्यूज़पेपर मैगजीन वगैरह में, आपको नॉवेल वगैरह में आपको देखने को मिल जाता है ना। इनफॉर्मल होता है, फॉर्मली आप इसे यूज नहीं कर सकते हैं, एकेडमिक्स में यूज नहीं कर सकते हैं, तो गुड बेटर आप यूज, इज मच बेटर। तो आंसर इज सी। मच के साथ बताया था ना पीछे कि मच के साथ आप कंपैरेटिव डिग्री यूज कर सकते हैं, सुपरलेटिव नहीं कर सकते या फिर पॉजिटिव नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें कह रहा है आई आंसर्ड द क्वेश्चंस एज बेस्ट एज आई कुड। मैंने आंसर्ड किए क्वेश्चन, तो आई आंसर क्या है यहाँ पे, वर्ब है। मैंने आंसर किए क्वेश्चंस, कैसे आंसर किए, ये नहीं कह रहा कि उसने बेस्ट क्वेश्चंस आंसर किए। अगर उसने बेस्ट क्वेश्चंस आंसर किए होते ये सही था, क्योंकि क्वेश्चंस क्या है, नाउन है और ये एडजेक्टिव हो जाएगा। अरे समझे ना, क्वेश्चंस नाउन है तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बात ये वाली चली नहीं रही है। यहाँ पे कह रहा है आई आंसर्ड, कैसे आंसर किया, बेस्ट आंसर किया। समझे मेरी बात, तो आंसर्ड हो जाएगा हमारा वर्ब, तो इसलिए बेस्ट होना चाहिए क्या, एडवर्ब। लेकिन बेस्ट क्या है, अरे तुम्हें पढ़ाया था ना अभी पीछे, गुड, बेटर, बेस्ट, तीनों के तीनों एडजेक्टिव्स हैं। आपने पढ़े थे ना, तीनों के तीनों एडजेक्टिव्स हैं। ये इसकी पॉजिटिव डिग्री है, ये कंपैरेटिव और ये सुपरलेटिव डिग्री है गुड की। तो इसकी एडवर्ब फॉर्म क्या होती है, तो याद रखिए गुड की जो एडवर्ब फॉर्म होती है मेरे बच्चे, वो वेल होती है, वेल। गुड की एडवर्ब फॉर्म वेल होती है। तो आई आंसर्ड द क्वेश्चंस एज वेल एज, है ना, एज वेल एज भी कह सकते हो या फिर एज गुड एज भी कह सकते हो, एज गुड एज भी कह सकते हो। तो दोनों ही सही होंगे, क्योंकि नहीं, गुड भी नहीं आएगा, सॉरी, गुड भी तो एडजेक्टिव होता है, सिर्फ वेल ही आ सकता है। तो वेल क्या होता है, वेल एडवर्ब होता है, याद रखिएगा। तो जब हम ऐसे बोलते हैं ना, आई एम वेरी गुड या यू आर वेरी गुड, या ये बोल देते ना, ही प्लेड गुड, तो ये गलत हो जाता है। या मैं कह दूं ही प्लेड बेस्ट, तो ये भी गलत हो जाता है। दिक्कत क्या है कि प्लेड मेरे बच्चे वर्ब है, और मैंने अक्सर देखा है लोग बोल देते हैं ही प्लेड गुड, ही टुडे ही प्लेड गुड। नहीं भाई, गुड नहीं कहेंगे, ही प्लेड वेल, क्योंकि वेल क्या है, एडवर्ब है, हमें एडवर्ब चाहिए, है ना। प्लेड वर्ब है तो इसके साथ एडवर्ब लगेगा। इसी तरीके से आंसर्ड वर्ब है तो उसके साथ एडवर्ब लगेगा। तो बेस्ट की जगह आप क्या लिखेंगे, वेल लिखेंगे। आई आंसर्ड द क्वेश्चन एज वेल एज आई कुड, जितना बढ़िया मैं कर सकता था करा मैंने। एंड ट्राई टू एक्सप्लेन एवरीथिंग टू हिम, और ये भी कोशिश करी कि हर एक चीज में उन्हें एक्सप्लेन कर पाऊं। तो आंसर हो जाएगा मेरे बच्चे बी। बी है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सोच के देखिए कितना ही आसान क्वेश्चन है। कह रहा है भरतपुर इज ट्रांसफॉर्मिंग इनटू इंडियाज मोस्ट और फास्टेस्ट, साथ में नहीं आ सकते, तो आप क्या करेंगे, मोस्ट को भोगचे में लेके काट देंगे। भरतपुर इज ट्रांसफॉर्मिंग इनटू इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग, तो ए इज नहीं, बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया ना, इंडिया से तो मोस्ट नहीं होगा, है ना, क्योंकि फास्टेस्ट और मोस्ट नहीं आ सकते, सुपरफ्लुअस हो गया। सुपरफ्लुअस मतलब रिडंडेंट, जरूरत नहीं है इसकी, सिर्फ फास्टेस्ट आएगा, द फास्टेस्ट। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ पे आपको कॉमन सेंस लगा के इस क्वेश्चन को करना है, तभी आप इसको कर पाएंगे। डिस्पाइट टेकिंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन स्टडीज देयर हैज बीन एनी सब्सटेंशियल। अब देखो, अब आप सोचते रहोगे, एरर ढूंढते रहोगे, नहीं मिलेगा, तो आप इसका मीनिंग निकालिए। जब भी आपको एरर नहीं मिले ना सेंटेंस में, तो आप मीनिंग निकालिए। तो आइए मीनिंग निकालते हैं। डिस्पाइट टेकिंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेने के बावजूद भी, किसमें, स्टडीज में, पढ़ाई में। देयर हैज बीन, ठीक है, देयर हैज बीन सब्सटेंशियल, सब्सटेंशियल का मतलब होता है रिमार्केबल, मतलब या नोटिसेबल, जिसको नोटिस किया जा सके। तो कह रहा है डिस्पाइट क्या लेने के, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेने के बावजूद भी, डिस्पाइट मतलब के बावजूद भी, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेने के लिए स्टडीज में के बावजूद भी कोई बहुत बड़ा सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट नॉलेज में नहीं हुआ है या हुआ है,
नहीं हुआ है तो नॉट कहाँ है, और अगर कह रहे हुआ है तो के बावजूद क्यों कह रहे हो, नहीं समझे? क्या तुम ऐसे कहते हो कि बहुत मेहनत करने के बावजूद भी मेरा सिलेक्शन हुआ है? ये थोड़ी बोलोगे। या तो ये बोलोगे बहुत मेहनत करने के बाद मेरा सिलेक्शन हुआ है, के बावजूद यूज नहीं करोगे। तो आपने डिस्पाइट यूज करा है, तो आगे नॉट भी लगाना पड़ेगा ना। डिस्पाइट टेकिंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन स्टडीज, स्टडीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेने के बावजूद भी, है ना, देयर हैज बीन, देयर हैज नॉट बीन, देयर हैज नॉट लगाएंगे आप इसमें बी पार्ट में, तो बी पार्ट में एरर हो जाएगा। आपने क्या कहा, देयर हैज नॉट बीन एनी सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट, बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है नॉलेज में, है ना, किसके बावजूद, इंटरेस्ट लेने के बावजूद भी। तो अच्छा क्वेश्चन था ये, जो मीनिंग समझा होगा उसने फोड़ दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 13, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है भाई, अपने स्कोर बनाते रहना, एक बार लास्ट में पूछूंगा, 15 के बाद 20 के बाद पूछता हूँ स्कोर। फिर कितना आसान क्वेश्चन आ गया भैया, मोस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट साथ में नहीं आएंगे, मोस्ट को खोपचे में लेके काट दो, आंसर हो जाएगा बी। ऐसी तो करोगे क्वेश्चन। द रीसेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट रेप एंड सेक्सुअल हरेसमेंट, जो अभी हाल ही में प्रोटेस्ट चल रही है या हुई है रेप या सेक्सुअल हरेसमेंट के अगेंस्ट, हैव बीन द स्ट्रॉन्गेस्ट कैंपेन्स, वो अब से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैंपेन मानी गई है सोशल जस्टिस में इंडिया या मैनकाइंड की हिस्ट्री के खिलाफ। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, we are in the process of finalized, we are in the process of finalized, बड़ी बोलोगे finalizing। अब तुम कहोगे सर फाइनलाइजिंग क्यों कह रहे हैं भाई, फाइनलाइजिंग इसलिए कह रहा हूं कि वी आर इन द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग, मतलब हमें एडजेक्ट यहां पे क्या चाहिए, अगर आप कहोगे वी आर इन द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइज, हम प्रोसेस में है फाइनलाइज करी हुई साइड में, अगर वो फाइनलाइज हो रही है तो प्रोसेस में कैसे हो, नहीं हो सकते ना, प्रोसेस में कंटिन्यूएशन में, मतलब फाइनलाइज कर रहे हैं, वी आर इन द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग अ न्यू साइट, हम फाइनलाइज कर रहे हैं, फाइनलाइजिंग मतलब फाइनलाइज करना, ये जीरंट आएगा, जीरंट पढ़ाया था तुम्हें 8 यूनिवर्सल रूल में, जीरंट क्या होता है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, प्रोनाउन, ये प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन के बाद जब भी आईएनजी फॉर्म, हमेशा अगर कोई वर्ब आती है तो वो आईएनजी फॉर्म में आती है, ये बात भी पढ़ाई थी मैंने तुम्हें प्रोनाउन की क्लास में, है ना, और वो जीरेंट होती है, ये मैंने 8 यूनिवर्सल रूल में पढ़ाया है, पीछे वाली वीडियो देखो, ठीक है, तो इसलिए भी आईएनजी आएगी। तो ग्रामर से भी बताया मैंने, मीनिंग से भी बताया, आंसर इज ए, ग्रामर और मीनिंग दोनों से बता दिया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ गए हैं। अब देखो ये क्वेश्चन भी एकदम आसान है, क्योंकि मोर और बेटर साथ में नहीं आ सकते, तो बस मोर को खोपचे में लेके काट दो, बाकी सब आसान है, इसका मीनिंग भी तुम समझ गए होगे। कह रहे हैं जॉइंट फैमिली में जो बिजनेस है, इट इज फेल्ट दैट जॉइंट डिसीजंस आर बेटर देन एनी पर्सनल डिसीजन, तो एक पर्सन के डिसीजन से बेहतर है कि आप सबका सुन के और फिर मान ले, है ना, तो आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 16, होल द चैप्टर ऑफ द बुक, ऐसे थोड़ी बोलते हो कभी, द होल चैप्टर, क्यों, क्योंकि भाई चैप्टर है नाउन, तो नाउन से पहले लगेगा एडजेक्टिव, यही तरीका होता है, हम हमेशा ऐसे लिखते हैं, द होल द चैप्टर नहीं लिखेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि पहले एडजेक्टिव गुजर दिया उसके बाद नाउन लगा रहे हैं, तो ये बदतमीजी थोड़ी करते, इसलिए भी ये गलत है। तो ग्रामर से भी बताया, और आपने कहीं भी पढ़ा होगा, रीडिंग अगर आपने करते होंगे या कहीं सुना होगा, तो हम यही बोलते हैं, होल द होल चैप्टर ऑफ द बुक इज फुल ऑफ प्रिंटिंग एरर्स, आंसर इज ए, है ना। अरे यही तो बोलते हो, पहले एडजेक्टिव लगाते हो ना, क्या कहते हो, बोलते हो ना गुड बॉय, या तुम कहते हो बॉय गुड, द बॉय गुड, ये थोड़ी बोलते हो, इसलिए ये गलत है, बस इतनी सी बात है, थोड़ा से नाउन और एडजेक्टिव बदल दिए जाते हैं तो तुम कंफ्यूज हो जाते हो। क्वेश्चन नंबर 17 बना दो जरा। एक्लिप्स क्या होता है, मुसीबत में आ जाना, फंस जाना, फांस दिए जाना, कह रहा है जो मेरा यंगर ब्रदर है, छोटा भाई है ना, फांस दिया गया है,
किसके द्वारा? अपनी बीवी के द्वारा फांस दिया गया है। हु इज क्लेवर, जो चालाक बहुत है ना, चालाक बहुत है, क्लेवर है, इस क्लेवर। कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल हो गया। एंड मोर अम्यूजिंग कहना पड़ेगा ना, अगर एक डिग्री कंपैरेटिव लगाई है तो दूसरी भी कंपैरेटिव लगाओगे। तो अम्यूजिंग की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? अम्यूजिंग की कंपैरेटिव डिग्री है मोर अम्यूजिंग। अम्यूजिंग का मतलब है हंसाने वाली, एंटरटेनमेंट कराने वाली, मजे देने वाली, चुलबुली, चुलबुली। देन ही इज, तो वो चुलबुला नहीं है, बीबी चुलबुली ले आया है, तो क्या हो रहा है? एक्लिप्स हो गया, ग्रहण लग गया, ग्रहण होता है ना सोलर एक्लिप्स, तो ग्रहण लग गया है, उसके ऊपर फंस गया है। सो माय यंगर ब्रदर इज एक्लिप्स्ड बाय हिज वाइफ हु इज क्लेवर एंड मोर अम्यूजिंग। तो आंसर हो जाएगा मेरे बच्चे 1 2, बी इज, सी इज द करेक्ट आंसर, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। ऑफ द बिलियंस ऑफ स्टार्स इन द गैलेक्सी, जब मैंने आपको नाउन वाली क्लास पढ़ाई थी तो एक बात बताई थी कि स्टार्स हमेशा नॉन काउंट, हमेशा काउंट नाउन होता है, हम हमेशा इसे काउंट करते हैं, इसलिए बिलियंस ऑफ स्टार्स कह रहे हैं। तो मच का इस्तेमाल तो हम नॉन काउंट नाउन के साथ करते हैं। ये एक ऐसा एडजेक्टिव है जिसका इस्तेमाल हम नॉन काउंट नाउन के साथ करते हैं, ठीक है। अब तो मच की जगह हम क्या यूज कर लेंगे? इसको काट देंगे, लिख लेंगे मैनी, क्योंकि मैनी का इस्तेमाल हम काउंट नाउन के, तो हाउ मैनी आर सुटेबल फॉर लाइफ, तो इतने ऐसे हैं जिन पे जिंदगी हो सकती है, तो ए बी इज दी करेक्ट, ठीक है। स्टार्स के लिए आया। क्वेश्चन नंबर 19। He began to tremble. He began to tremble. Tremble का मतलब हो जाएगा shake. When he found a sharp long knife. ये क्या बात है? Sharp long knife. तो याद रखिए एक नया कॉन्सेप्ट आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है DOSAS, डोसास कॉम्प। अब ये क्या बात हुई? इसका मतलब है कि भाई अगर एक सेंटेंस में एक से ज्यादा एडजेक्टिव हो, अगर एक सेंटेंस में एक से ज्यादा एडजेक्टिव हो तो उनका सीक्वेंस क्या होना चाहिए। मतलब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं सीक्वेंस ऑफ एडजेक्टिव्स इन अ सेंटेंस, ठीक है। तो अगर मान लीजिए एक सेंटेंस में गुड भी लिखा है, नाइस भी लिखा है, इंटेलिजेंट भी लिखा है ना, और कई सारे एडजेक्टिव है, तो आपको किस तरीके से लगाने, तो याद रखिए कैसे लगाएंगे। सबसे पहले आप डिटरमाइनर लगाएंगे, तो डी कैसे याद रखोगे? डोसास, डोसा हम लोग खाते हैं डोसास, और कुछ लोगों को तो लगता है जो वेजिटेरियन है कि डोसा एक कंप्लीट फूड है, तो डोसास फॉर्म, डोसा कंप्लीट फूड, ऐसे याद रखना है। तो डी स्टैंड्स फॉर डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स का क्या मतलब है? जैसे भाई दा, फ्यू, आर्टिकल की क्लास में बताया था ना, आ, लिटिल, ये सारे डिटरमाइनर्स होते हैं। तो सबसे पहले डिटरमाइनर लगा दो, उसके बाद आप लगाओगे ओपिनियन। अब आप कहोगे ओपिनियन का क्या मतलब है? भाई किसी का काला होना, किसी का गोरा होना। अब लड़कियां कहती हैं, कोई लड़की कहती है कि तूने मुझे छेड़ दिया, तुमने कहा मैंने तुझे क्या छेड़ा? तूने कहा कि तुम बहुत सुंदर हो, तो ये छेड़ना थोड़ी हो गया? पागल हो क्या? ये तो तारीफ हो गई, ये तो मेरी ओपिनियन है तुम्हारे लिए। फॉर एग्जाम्पल किसी को लगता है कि जैकलिन फर्नांडिस बहुत मोटी है, ठीक है, तो मुझे लगता है वो मोटी नहीं है, तुम सूखे हो, ठीक है, तुम तगड़े हो जाओगे तो तुम्हें वो मोटी नहीं रहेगी। दुनिया में चीजें कंपैरेटिव होती हैं, तो ये सबकी ओपिनियन अलग अलग होती है। तो किसी का सुंदर होना ये आपकी ओपिनियन है ना। आप अपने आप को सोचिए, आज ये लड़का आपको कह रहा है सुंदर लग रही हो, अच्छी लगती हो, तो तुम्हें बुरा लग रहा है। इतने दिन से तुम्हारा भाई तुम्हें चुड़ैल 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 कह के चढ़ाता है, ठीक है, तुम्हें क्या क्या कितनी बुरी बुरी बातें कहता है, वो अच्छा लगता है क्या? तो ना तुम्हें ऐसे चैन है, ना तुम्हें ऐसे चैन है, तुम्हें चाहिए क्या? तो याद रखिए ओपिनियन होती है। अगर कोई आपको स्मार्ट कह रहा है तो आप स्मार्ट नहीं है, उसकी ओपिनियन है वो। इसीलिए तो किसी को शाहरुख खान पसंद है, किसी को सलमान खान और किसी को ऋतिक रोशन, ये सारी ओपिनियन है। तो स्मार्ट होना, ब्यूटीफुल होना, इंटेलिजेंट होना, ये सारी ओपिनियन होती है, ठीक है भाई। तो डोसास, अब एस स्टैंड्स फॉर साइज। अब देखो इंडिया में क्या है ना, हम सबको सब कुछ बड़ा चाहिए, जिंदगी में हर एक चीज बड़ी चाहिए हमें ना, साइज हमारे लिए बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है। बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला,
बड़ी प्रॉपर्टी, सब कुछ जिंदगी में बड़ा चाहिए। तो इसलिए भाई हम पहले साइज लिख लेते हैं, जैसे ह्यूज, बिग, टाइनी, स्मॉल। इसके बाद ए स्टैंड्स फॉर एज। अगर कोई एज से रिलेटेड एडजेक्टिव आ गया है तो ये इसके बाद आ जाएगा है। जैसे एज से रिलेटेड आपने कहा लेटेस्ट, रीसेंट, मॉडर्न, ये सारे एज से रिलेटेड हो गए। इसके बाद इंपॉर्टेंट होता है भाई शेप। जैसे आपने कहा सर्कुलर, राउंड, रेक्टेंगुलर, कोई भी शेप आप इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद सी स्टैंड्स फॉर कलर। जैसे ब्लैक, ऑरेंज, ग्रीन। ओ स्टैंड्स फॉर, दो है, पहला वाला ओपिनियन के लिए, दूसरा वाला ओरिजिन के लिए, कि कहां से लाए हो ये चीज। भाई किसी की शादी हो गई और वो अपने दोस्त को नहीं बुला पाया, और दोस्त फोन करके पूछ रहा है, और भाई भाभी कैसी हैं, सही हो गया, शादी वादी बढ़िया हो गई, सबका आशीर्वाद मिल गया। तुमने कहा आशीर्वाद सबका मिल गया, और भाभी तेरी अब तुम बताने जा रहे हो तो भाभी रशियन भी है, समझ रहे हो, भाभी ब्यूटीफुल भी है, भाभी फेयर भी है, भाभी टॉल भी है, और भी भाभी में बहुत सारी क्वालिटीज है। तो कैसे बताओगे, इसी सीक्वेंस में बताओगे, अभी सेंटेंस बना के दिखाऊंगा। तो ओरिजिन, जैसे भाई कहा रशियन, ठीक है, इंडियन, पंजाबी, ये सारे ओरिजिन होते हैं। फिर उसके बाद आपने बताया भाई मटेरियल क्या है। भाई जूट है, प्लास्टिक है, रबर है, मेटल है, ठीक है। और फिर उसके बाद जिस चीज की बात हो रही है उसका पर्पस क्या है। शॉपिंग पर्पस की बाइक लाए हो तुम, ठीक है, फाइटिंग पर्पस है, ठीक है, फिर केयरिंग पर्पस है, कुछ भी पर्पस आप लिख सकते हो। तो ये पर्पस वाले एडजेक्टिव हो गए। अब मैं एक सेंटेंस बना के दिखाता हूं, इससे तुम्हारी आत्मा तृप्त हो जाएगी, तुम्हें समझ आ जाएगा मैं क्या कहने जा रहा हूं। जैसे मैं कहूं माय फेवरेट, टाइनी, लेटेस्ट, ट्रायंगुलर, ब्राउन, इटालियन, लेदर वॉलेट। तो मान लीजिए मैं अपने बटुए की बात कर रहा हूं, जो मैंने अभी अपने फेवरेट है, तो माई क्या हो गया, ये डिटरमाइनर हो गया, ये मेरी ओपिनियन हो गई कि वो मेरा फेवरेट होना, ठीक है। टाइनी, उसका साइज आ गया। लेटेस्ट, क्या उसकी एज आ गई। ट्रायंगुलर, उसका शेप आ गया। ब्राउन, उसका कलर आ गया। इटालियन, उसका ओरिजिन आ गया। लेदर, उसका मटेरियल आ गया। और फिर लास्ट में ये नाउन आ गया। तो इस तरीके से आप एडजेक्टिव्स लगा देंगे, ठीक है। इस तरीके से आप हमेशा एडजेक्टिव लगा देंगे। अब जो नहीं है, अगर मान लीजिए ट्रायंगुलर मेंशन नहीं होता तो आप उसे उड़ा देते। बस यही है, यही कॉन्सेप्ट है, इसे याद कर लीजिए। ही बिगेन टू ट्रेम्बल, ट्रेम्बल मतलब शेक। कहा आपने लगा व्हेन ही फाउंड अ शार्प लॉन्ग नाइफ। तो सॉरी, नाइफ तो हो गया नाउन, सॉरी क्या हो गया, तो नाइफ, नाइफ तो हो गया नाउन, और शार्प और लॉन्ग आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे अ लॉन्ग शार्प नाइफ। ही फाउंड अ लॉन्ग, तो लॉन्ग क्या हो गया, साइज पहले आएगा, ठीक है। उसके बाद उसका ये पर्पस, शार्प नाइफ था, है ना, तो पर्पस आएगा। तो इसलिए लॉन्ग शार्प नाइफ, आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। और इसके बाद मैं आपका स्कोर्स एक बार चाहता हूं कि आप कैलकुलेट करके रखें, बाद में आप, मतलब ये किसी वजह से मैं कह रहा हूं।
कह रहे हैं अनलेस द न्यू रिजोल्यूशन इज कंप्लीटली रिव्यूड। तो रिव्यूड क्या है, हमारे पास वर्ब है, तो वर्ब को जिसने मॉडिफाई किया है वो एडवर्ब है, तो कोई भी गलती नहीं है। अनलेस द न्यू रिजोल्यूशन इज कंप्लीटली रिव्यूड इट विल कॉज अ ग्रेट डील ऑफ ट्रबल फॉर न्यू एम्प्लॉइज। तो इससे क्या होगा, एक बहुत ही बड़ी दिक्कत में आ जाएंगे कौन से, नए एम्प्लॉइज। तो कोई भी दिक्कत नहीं है, सेंटेंस बिल्कुल सही है, डी, नो एरर। अब आप एक बार अपने स्कोर का एनालिसिस करेंगे आउट ऑफ 20। ठीक है, तो अगर आपका स्कोर 8 से भी कम आया है तो समझ लीजिए आपकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, रीडिंग में भी और सारी चीजों में। अगर आप 8 प्लस में है तो आप सीख सकते हैं और कर सकते हैं। 8 से नीचे का मतलब ये नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं, पर मेहनत ज्यादा लगेगी, आप बिलो एवरेज स्टूडेंट हैं। अगर 8 से ज्यादा स्कोर आ रहा है तो आप एवरेज स्टूडेंट हैं, और अगर आपने पार कर दिया है स्कोर 14 से ज्यादा आ गया है ना, 12 13 प्लस हो गया, 13 प्लस हो गया, 14 या 14 से ज्यादा आया है, तो आप बहुत बढ़िया कर सकते हैं। अंग्रेजी आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, आप उसमें पूरे नंबर भी ला सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। देखो ये क्वेश्चन भी जो है ना एग्जैक्टली वैसे ही डिजाइन किया गया है जैसे हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन था। क्या ही सॉ एन एंग्शियस पेल गर्ल, ही सॉ अ पेल एंग्शियस गर्ल, पेल एंग्शियस गर्ल। तो क्योंकि गर्ल हो जाएगा नाउन, एंग्शियस क्या हो जाएगा, वरिड, तो ये एडजेक्टिव हो गया और ये भी एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, तो ये जो पेल है ना ये कलर बता रहा है, और ये उसकी हालत सेंटिमेंट बता रहे हैं, तो ये बेसिकली पर्पस जैसा होता है। तो पर्पस और सेंटिमेंट एक जैसे होते हैं, जो पर्पस की जगह आप सेंटिमेंट भी लिख सकते हैं। थिंग का पर्पस होगा और पर्सन का सेंटिमेंट होगा, तो इसलिए एंग्शियस गर्ल, ही सॉ एन, एन नहीं होगा, आ हो जाएगा, अ पेल, एंग्शियस मतलब वरिड, एंग्शियस गर्ल, आंसर इज ए। बाकी सब सही है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 22, जल्दी जल्दी करेंगे, अब टाइम है कम, क्वेश्चन है ज्यादा। A few word of gratitude are enough to express your feelings sincerely. तो a few word नहीं होगा, a few words, a few words, क्योंकि few क्या है, एडजेक्टिव है, और कैसे एडजेक्टिव है, ये काउंट नाउन्स के साथ लगता है। ठीक है, तो काउंट नाउन के साथ लगता है, ऐसा एडजेक्टिव है जो काउंट नाउन के साथ लगता है, और जब काउंट नाउन आपके साथ लगता है तो वो हमेशा प्लूरल होता है, बेसिकली प्लूरल होता है काउंट नाउन। तो अ फ्यू वर्ड्स, अ फ्यू बुक्स, अ फ्यू बॉयज ना, तो फ्यू प्लूरल होता है, तो अपने साथ ये भी प्लूरल ही लेगा, वर्ड्स। आंसर इज ए, अ फ्यू वर्ड्स ऑफ ग्रेटिट्यूड आर इनफ। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है सहानुभूति के या इज्जत से दिए गए हुए कुछ अल्फाज भी काफी होते हैं आपकी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए सिंसियरली। क्वेश्चन नंबर 23, वाटर कंटामिनेशन हैज बिकम मोर सीरियस। वाटर कंटामिनेशन, वाटर का मतलब सड़ना, कंटामिनेशन मतलब खराब होना, स्पॉइल होना, बहुत ही सीरियस हो गया है क्योंकि केमिस्ट ने स्टार्ट कर दिया है नया सब्सटेंस यूज करना। तो इसमें कोई गलती नहीं है, हाफ के साथ थर्ड फॉर्म में लगी है, सब कुछ बढ़िया है, नो एरर, डी इज द करेक्ट आंसर। मुझे पता है आप कभी कभी क्वेश्चन पे फंस जाते हैं जो नो एरर होता है, पर कोई बात नहीं है, दुल्हन वही जो पिया मन भाए, क्वेश्चन वही जो सिखा कर जाए। दम लगाइए, अगला क्वेश्चन बनाइए। एट द आउटमोस्ट गेट, अटमोस्ट, अटमोस्ट है, अटमोस्ट क्या होता है भाई, अटमोस्ट का मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट गेट नहीं आएगा, वॉज स्टैंडिंग अ गार्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं आएगा, अटमोस्ट नहीं, आप बोलेंगे आउटर मोस्ट। आउटर मोस्ट का क्या मतलब होगा, सबसे बाहर वाला, गेट क्या है, नाउन, इसके लिए ये एडजेक्टिव आएगा, आउटर मोस्ट मतलब सबसे बाहर वाले गेट पे गार्ड था, अंदर और भी गेट थे उन पे गार्ड नहीं थे, सिर्फ सबसे बाहर वाले गेट पे गार्ड था। तो एट दी आउटर मोस्ट गेट, जैसे किसी बंगले में जाएंगे 7-8 है, उसमें ना अंदर रूम है पहले, फिर उसके बाद बाहर जाके एक मेन मेन रूम है, वो मेन गेट है जो बंद है, उसके बाद वेरेंडा खत्म होता है, फिर एक गेट शुरू होता है, फिर पार्किंग आती है, वहां पे गेट है ना, ऐसे करके कई सारे गेट है, तो सबसे बाहर वाले गेट पे गार्ड है। आंसर इज ए। कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, ये रीडिंग से बनने वाले एग्जाम में आया है इसलिए कराया है। क्वेश्चन नंबर 25,
अब देखो, आप जब भी सिमिली का इस्तेमाल करते हैं तो एज साथ में यूज करते हैं ना, एज क्लेवर एज, है ना, एज फास्ट एज, तो दो दो एज आते हैं, एज गुड एज, और इन सब के साथ हमेशा बीच में पॉजिटिव डिग्री आती है एडजेक्टिव की, ये बात भी हमने देखी। तो ही फील्स ट्रबल्स एज मच एज, तो एज के साथ मच तो चल जाएगा क्योंकि हमने देखा वेल भी लगाते हैं, एज वेल एज भी हम यूज करते हैं, तो मच तो चल जाएगा क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री भी है। सॉरी, मच कंपैरेटिव डिग्री नहीं है यहाँ पे, मच क्या है, ही फील्स ट्रबल्स, अच्छा ये एडवर्ब है, ये वही बेस्ट वाला क्वेश्चन है, तो ये क्या है, एडवर्ब है, ये तो बिल्कुल सही है, पर एज मच के साथ एक एज गायब है, वो हम लगाएंगे। तो आप कहोगे, अब इसका मीनिंग समझ लो, वो महसूस करता है अपनी प्रॉब्लम्स एज मच एज, कितनी महसूस करता है, एज मच एज, या तो उतनी करता है या उनसे भी ज्यादा करता है, या तो उतनी करता है, एज मच एज मतलब या तो उतनी करता है या फिर उनसे भी ज्यादा करता है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, अब देखो ये एरर आ गया पैरेललिज्म का, आई लाइक रीडिंग मोर देन प्लेइंग होगा ना, अगर यहाँ पे आप लाइक क्या है, वर्ब है, रीडिंग यूज कर रहे हैं, है ना, तो आप आईएनजी फॉर्म अगर आपने यूज करी, आई लाइक रीडिंग, जिरंड यूज किया है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप इन्फिनिटिव का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पे भी आप जिरंड यूज करेंगे, तो क्या सेंस बना, कंपैरिजन should be made, comparison should be made in terms of between the same part of speech। कहने का मतलब है कि अगर आप एडजेक्टिव का कंपैरिजन कर रहे हैं, क्वालिटी का क्वालिटी से करेंगे, जिरंड का जिरंड से करेंगे, यहाँ पे जिरंड यूज किया, रीडिंग यूज किया, मोर रीडिंग, है ना, आई लाइक रीडिंग मोर, मुझे पढ़ना ज्यादा पसंद है, देन प्लेइंग गेम्स, गेम्स खेलने से, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। पैरेललिज्म भी बोलते हैं, ये एरर किसका है, पैरेललिज्म का भी। तो पैरेललिज्म का क्या मतलब होता है, पैरेललिज्म का मतलब होता है कि चीजें पैरेलल रहनी चाहिए, यहाँ पे आईएनजी तो यहाँ पे भी आईएनजी, आंसर इज सी। मैं बिल्कुल बेसिक से समझा देता हूं ताकि ये सारी चीजें तुम्हें एकदम क्लियर होंगी, जब तुम्हारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा और बना कर आओगे तो मस्त हो जाएगा एकदम। दिल्ली इज फर्दर फ्रॉम हिसार देन रोहतक, तो मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब है फर्दर, तो यहाँ पे गलत हो गया क्योंकि फर्दर का मतलब होता है एडिशनल, जैसे हम कहते हैं ना, लिखा होता है बोर्ड्स पे, एडवर्टाइजिंग बोर्ड्स पे लिखा होता है फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टेक्ट, है ना, फॉर फर्दर दिस, फर्दर का फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन कॉन्टेक्ट दिस नंबर या कॉल दिस नंबर, तो फर्दर का मतलब होता है एडिशनल, आप यहाँ पे कहना चाह रहे हैं फार, दूर है, तो फार की कंपैरेटिव डिग्री फार्दर होती है, या फिर फारदेस्ट उसकी सुपरलेटिव होती है, तो ये सुपरलेटिव है, ये कंपैरेटिव है, और ये पॉजिटिव डिग्री है। ठीक है मेरे दोस्त, तो आप क्या यूज करेंगे, दिल्ली इज फार्दर, फार्दर, आंसर इज ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, दिस बुक इज अनडाउटेडली प्रेफरेबल। अब एक नया कॉन्सेप्ट आप यहां पे सीखेंगे, जहां भी आपको आई आर आर वाले वर्ड बजाय, जैसे प्रायर, सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, एल्डर, प्रेफर, प्रेफरेबल, तो इन सब के साथ आपको दो चीजों का ध्यान रखना है, इन सब के साथ दो चीजों का ध्यान रखना है।
पहली चीज आपको यह ध्यान रखनी है, यूज टू इंस्टेड ऑफ देन। जब आप कंपैरिजन करेंगे तो देन की जगह टू का इस्तेमाल करेंगे, ये पहली चीज आपको ध्यान रखनी। दूसरी चीज ध्यान रखनी है कि इनके साथ डू नॉट यूज मोर और मोस्ट। इनके साथ मोर और मोस्ट का नहीं हो सकता इस्तेमाल। मोस्ट इंफीरियर नहीं हो सकता, ठीक है। मोस्ट जूनियर नहीं, सीनियर जूनियर मोस्ट हो सकता है, सीनियर मोस्ट हो सकता है, मोस्ट सीनियर नहीं हो सकता, मोस्ट प्रायर नहीं हो सकता। ऐसे ही दिस बुक इज अनडाउटेडली, अनडाउटेडली मतलब जिसपे डाउट ही नहीं किया जा सकता। प्रेफरेबल, तो प्रेफरेबल के साथ क्या यूज करेंगे, टू। प्रेफरेबल टू दैट इन मेनी एस्पेक्ट। तो याद रखिए, ये याद रखने वाली चीज है, प्रेफर के साथ टू। ये आर वाले जितने हैं ना लास्ट में, उनके साथ टू का इस्तेमाल करेंगे, और दूसरी चीज मोर या मोस्ट नहीं करेंगे। तो आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है, ऑफ द टू प्लेयर्स ही इज द लकीएस्ट। तो ऑफ द टू प्लेयर्स ही इज द लकीयर। क्यों भाई लकीयर? क्योंकि दो के केस में कई बार बता दिया कि कंपैरेटिव का इस्तेमाल करोगे, सुपरलेटिव का नहीं। अभी भी अगर तुमने ये क्वेश्चन गलत कर दिया है ना, तो बहुत ही गलत रास्ते पे जा रहे हो, बिल्कुल सही नहीं कर रहे हो तुम अपने साथ, ठीक है। दिमाग लगा लो, कहीं और ही ध्यान है तुम्हारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू कैन ट्रस्ट दिस एजेंसी। आप इस एजेंसी पे विश्वास कर सकते हैं, यू कैन ट्रस्ट दिस एजेंसी फॉर द लास्ट न्यूज थोड़ी बोलोगे, फॉर द लेटेस्ट न्यूज, जो लेटेस्ट चल रही है, बेहतरीन चल रही है। तो आंसर हो जाएगा मेरे बच्चे सी, लेटेस्ट न्यूज। तो एक बार आप 30 में अपना स्कोर जरूर देखेंगे कि आपका स्कोर कितना आया है। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि आपको ग्रामर में अपना स्कोर पता चल जाएगा। आगे के सारे क्वेश्चन वोकैब बेस्ड है। सो हियर वी गो फॉर क्वेश्चन नंबर 1, वोकैब। रिसर्जेंसी क्या होती है, या रिसर्जेंस क्या होता है? रिसर्जेंस का मतलब होता है किसी चीज को नया कर देना, रिन्यू कर देना, है ना, नया पुनर्जन्म हो जाना किसी चीज का। रीबर्थ, रीबर्थ, रेनोवेट, है ना। रीबर्थ, रिसर्जेंस, रेनोवेट या रिन्यूअल, एक ही बात है। सी इज द करेक्ट आंसर। रीलोकेशन आपको पता है, किसी और जगह पे लोकेट हो जाना। रीलोकेशन मतलब किसी और जगह पे रीलोकेट हो जाना। और रिप्लीट का मतलब क्या होता है, फिल्ड कर देना, फिल्ड, है ना। इसी का एंटोनिम होता है डिप्लीट। डिप्लीशन का मतलब होता है यूज अप, सारा इस्तेमाल में ले लेना। और रिप्लीशन का मतलब फिल हो जाना। रिलक्टेंस का मतलब होता है अनविलिंगनेस, जब तुम्हारा इच्छा नहीं है करने की। नेग्लिजेंस है किसी चीज को लेके, तुम्हारे करने की इच्छा नहीं, तो नेग्लिजेंस, अनविलिंगनेस, रिलक्टेंस एक ही चीज है। सी इज द करेक्ट आंसर। देखा, एक ही पेज पे आपको कितने सारे वर्ड मिल गए इसके, मजा आ गया होगा। पार्सिमोनी, तो भाई पार्सिमोनी का क्या मतलब होता है, कंजूसी, पार्सिमोनियस। पार्सिमोनियस का मतलब होता है माइजर, माइजर मतलब स्क्रूज, स्क्रूज मतलब स्किन फ्लिंट, पिंच फिस्ट, ये सारे कंजूस होते हैं। निगर्ड, निगर्ड, माइजर, पार्सिमोनियस, है ना। तो माइजरलीनेस, माइजर है, माइजरलीनेस, ये सारे के सारे कंजूस होते हैं। एक्सपेंडिचर से कोई मतलब नहीं है, खर्चा होता है। बैंकरप्सी, बैंकरप्सी होता है, बैंकरप्टी नहीं होता। तो बैंकरप्सी का मतलब क्या होता है, इंसॉल्वेंसी, जब आपका दिवालिया निकल जाता है या आप दिवालिया घोषित हो जाते हो। ब्राइबरी का मतलब होता है वीनियल। अब ये क्या हो गया, वीनियल या ब्राइबरी, ब्राइबरी मतलब घूसखोरी, ना, वीनियल हो जाना, वीनियल। तो आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैस्ट्रो। तो मैस्ट्रो का मतलब होता है कोई ऐसा आदमी जो अपने काम में एकदम एक्सपर्ट हो, एक्सपर्ट, वेटरन, दिग्गज, जीनियस। ए इज द करेक्ट आंसर, है ना। जो एक्सपर्ट होता है, वेटरन, वेटरन थोड़ा अलग हो गया, दिग्गज हो गया।
वेटरन बेसिकली लेजेंड जैसा होता है। लेजेंड जैसा होता है। एडमायरर बेसिकली लवर, सपोर्टर, बेनिफैक्टर, ये सब एक जैसे होते हैं। एम्प्लॉय आपको पता ही है, वर्कर भी कह सकते हैं एम्प्लॉय को आप। और नोविस के लिए बहुत सारे वर्ड आते हैं, बिगिनर, बिगिनर, नोविस, फ्लेजलिंग, ग्रीन हॉर्न। ठीक है, तो बिगिनर, फ्लेजलिंग, ग्रीन हॉर्न, नोविस, अमेचर। चलो अमेचर थोड़ा सा अलग होता है। तो नोविस के लिए एक वर्ड और है इंपॉर्टेंट जो मुझे आपको देना है, नोविस, बिगिनर, फ्लेजलिंग, ग्रीन हॉर्न, बडिंग, मतलब जो फूट रहा है, बडिंग। सो आंसर इसका ए हो जाएगा, जीनियस। और आप देखिए एक पेज पे आपको बहुत सारे सिनोनिम्स मिल रहे हैं। ये मैं इतने इतने वर्ड्स को लिखता हूं इसलिए ताकि आपके पास एक वोकैब रजिस्टर हमेशा होना चाहिए। हर दिन मैं ये बात आपको रिमाइंड भी कराता हूं, और उस वोकैब रजिस्टर में आप वर्ड्स नोट करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। पेंडिमोनियम क्या होता है? व्हाट इज पेंडिमोनियम? पेंडिमोनियम का मतलब होता है कंफ्यूजन, केओस, कंफ्यूजन, मे हैव। ठीक है। ग्रेटिफाई आपको बताइए, जब आप किसी को सेटिस्फाई करते हैं, ग्रेटिफाई, सेटिस्फाई, कंटेंट। ठीक है। पैनिक का मतलब होता है पैरानॉइड, एफ्रेड, फ्राइटेंड। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। पेंडिमोनियम इज कंफ्यूजन, मे हैव, या फिर पेन, या फिर केओस। क्वेश्चन नंबर 35। हाँ भाई, इन एडवर्ट, अच्छा एक वर्ड शायद पीछे रह गया ना, पेंडर। पेंडर का मतलब क्या होता है? पेंडर का मतलब भी ग्रेटिफाई जैसा होता है, पर ये अलग तरीके से अपने आप को किसी चीज में इन्वॉल्व करना, इंडल्ज करना, इंडल्ज करना, ग्रेटिफाई, उस चीज का मजा लेना, है ना। जैसे पॉलिटिशियंस अपने आप को पेंडर करते हैं ऐसी एक्टिविटीज में जिससे वो फेमस हो, है ना। तो इंडल्ज करते हैं, जानबूझ के इन्वॉल्व करना, ग्रेटिफाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन था हमारा इनएडवर्टेंट। तो इनएडवर्टेंटली मतलब अनएवॉइडेबली, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो इन एडवर्टेंट मतलब अनएवॉइडेबल, है ना, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है अनइम्पॉर्टेंट, तो इससे भी कोई मतलब नहीं है। केयरलेस का मतलब होता है नेग्लिजेंट, बेपरवाह, लापरवाह, किसी चीज पे ध्यान ही नहीं देता। तो अनएवॉइडेबल, जिसको आप अवॉइड ही नहीं कर सकते हैं, आपकी इंटेंशन हो या ना हो, होगा। अनइंटेंशनल, अनविलिंग। ठीक है, जिसको आप अवॉइड भी नहीं कर सकते हैं, वो होना है, आप चाहते नहीं है कि हो। जैसे आप कभी नहीं चाहोगे कि आप बूढ़े हो, लेकिन वो इनएडवर्टेंट है, अनएवॉइडेबल है। ठीक है, अनइंटेंशनल है, आपकी इंटेंशन नहीं है फिर भी होगा। इसलिए आंसर हो जाएगा सी। डिफिकल्ट आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। ये क्वेश्चन हमने रूट वर्ड्स में भी किया, कई बार किया, इस पे बार बार क्वेश्चन आया। ठीक है, क्या कह रहा है? बेलिजरेंट। तो बेलिजरेंट का क्या मतलब होता है? बेलिकोस, बेलिजरेंट, बेलिकोस, पग्नेशियस, रेडी टू फाइट जो होता है, रिवॉल्टिंग, एकदम तैयार है, लड़ने को तैयार है। तो आंसर हो जाएगा नॉइजी। हॉस्टाइल वो होता है जो आपको जान से मारना चाहता है, शत्रुता जिसमें जो होती है ना। हॉस्टाइल इज
एनिमी, एनिमी लाइक, जो तुम्हारा नुकसान पहुंचाना चाहता है ना, बट ये लड़ने को तैयार है। क्या लड़ेगा? लड़ने, तो ही इज रेडी टू फाइट, इसे मजा आता है लड़ने में। कॉशियस इज वेरी, वेरी मतलब अलर्ट, वेरी अलर्ट, कॉशियस एक ही बात है। पीसफुल तो आपको पता ही है, तो आंसर हो जाएगा बी, बी। अच्छा, नॉइजी के लिए स्पेसिफिकली भी कुछ वर्ड आते हैं। हॉस्टाइल और नॉइजी में आपको कंफ्यूजन हुआ होगा, पर हॉस्टाइल का मतलब ऐसा होता है जो कि आपका एनिमी जैसा हो, जो आपका नुकसान बायोलॉजिकली, है ना, मैट किसी और तरीके से भी करेगा। ये क्या है कि आपके सामने से गुस्सा करेगा, तो ये नॉइजी है। ऑब्स्टिपरस है, ऑब्स्टिपरस, नॉइजी, लाउड, ये काफी जैसे एक जैसे होते हैं। तो आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 37, कॉन्ट्राइट क्या होता है? व्हाट इज कॉन्ट्राइट? कॉन्ट्राइट का मतलब होता है जब आपको किसी चीज का हो पछतावा, तो रिग्रेटफुल, रिमोर्सफुल, है ना, जब आप पछतावे से भरे हो, है ना, या फिर एपोलोजेटिक, ठीक है, अशेम्ड, शर्मिंदा है जब आप, तो ये रिग्रेटफुल होता है। कॉन्ट्राइट भी इसका एक सिनोनिम है। कंसाइज का मतलब होता है छोटा, कंसाइज, ब्रीफ, ठीक है। कंपैशनेट का मतलब होता है जब आप दूसरे की भी समस्या को समझते हैं, आप एम्पैथेटिक हो जाते हैं। एम्पैथेटिक या फिर सिंपैथेटिक हो जाते हैं, तो कंपैशनेट हो जाते हैं आप, है ना। केयरिंग जब आप हो जाते हैं, आप सामने वाले की भावना को समझ रहे होते हैं। अनअपोलोजेटिक, जब आप कोई सॉरी नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आपको, तो अन की जगह लगा है। अपोलोजेटिक मतलब सॉरी होना, और इसका उल्टा मतलब ये रिग्रेटफुल का उल्टा है, एंटोनिम है ये, ठीक है। कॉन्ट्राइट का एंटोनिम अनअपोलोजेटिक होगा, और इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि पूछा गया है सिनोनिम। बी इज द करेक्ट आंसर। पूरे क्वेश्चन को डिटेल्ड में मैंने आपको बता दिया है। व्हाट इज लैकोनिक? तो देखो, लैकोनिक का मतलब होता है टर्स, है ना, अनकहा, अनकहा, बस एक अल्फाज में कह दिया, एक इशारे में कह दिया, लैकोनिक, टर्स। तो सिनोनिम बताना है आपको, तो इसका हो जाएगा कंसाइज, है ना, एकदम ब्रीफ, शॉर्ट, टार्स, लैकोनिक, बहुत ही कम शब्दों में खत्म किया हुआ। लेंदी आपको पता है, सब्सटेंशियल अभी हमने पीछे किया था, सब्सटेंशियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, ये जिस पे भरोसा किया जा सकता हो, है ना, रिमार्केबल, नोटिसेबल। अच्छा, कॉमेटोस का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जब आप पैरालाइज्ड हो जाते हैं, स्लीप में होते हैं या फिर, ठीक है। तो कॉमेटोस इज बेसिकली इन स्लीप, जो सो रहा है, डॉर्मेंट, है ना। तो आंसर हो जाएगा बेसिकली मतलब शांत या डॉर्मेंट। स्लीप, स्लीप है तो वो नॉइज भी नहीं करेगा, एकदम शांत होगा। बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 39। दो क्वेश्चन और बचे हैं भाई। स्कैंडलाइज, स्कैंडलाइज का क्या मतलब होता है? स्कैंडलाइज का मतलब होता है कि जब आप एकदम हैरान हो गए हैं, है ना, आई वॉज स्कैंडलाइज बाय दिस न्यूज, मतलब शॉक्ड, तो शॉक्ड, भौचक्के हो जाना, पजल्ड, बैफिल्ड, तो पजल्ड, बैफिल्ड, शॉक्ड, स्कैंडलाइज्ड, डी इज द करेक्ट। वरिड अभी पीछे बताया था, एंक्शियस, वरिड, स्कैर्ड मतलब अफ्रेड, डरा हुआ। अफ्रेड के भी मैंने आपको पीछे कराए थे, टेरिफाइड, फ्राइटेंड, है ना, ये मैंने अभी आपको पीछे कराया। इरिटेटेड, नैग, गॉल, एक्सेस्पिरेट, आयरेट, ये सारे के सारे इरिटेट होते हैं।
तो इस पेज पे भी आपको बहुत सारे अराउंड 10 वर्ड्स 10 प्लस वर्ड मिले हैं। तो हर दिन मैं आपको इतने सारे वोकैब भी करा रहा हूँ, ठीक है। तो हर एक क्लास इंपॉर्टेंट है और मैं आपको दिखा दूंगा, इसी में से बहुत सारे वर्ड फंसने वाले हैं। जैसे अभी आपने करा नॉन प्लस्ड, तो नॉन प्लस्ड वर्ड मैं जो करा रहा हूँ ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका मतलब वही होता है पजल्ड, जो अभी आपने पीछे इसके सिनोनिम करे, बैफल्ड, ठीक है, जब आप हैरान हो जाते हैं, एस्टोनिश्ड, वंडरस्टक, कि आप हैरान हो गए ये क्या हो गया भाई, तो दैट इज नॉन प्लस्ड। सो आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। इनॉर्मस का मतलब होता है ह्यूज, जायजेंटिक, जिनॉर्मस मतलब बहुत ही बड़ा होना किसी चीज का, अब्यूसिव मतलब गाली गलौज वाला, विट्यूपरेटिव भी आप बोल सकते हैं, अब्यूसिव, ऑब्सीन, वल्गर, इमोरल, ये सारे के सारे गंदे होते हैं, गाली गलौज या बदतमीजी वाले। इंजूरियस मतलब हार्मफुल, डेट्रीमेंटल, तो हार्मफुल, इंजूरियस, डेट्रीमेंटल, हैजार्डुअस, डिलीटीरियस, ये सारे के सारे कौन होते हैं, खतरनाक होते हैं, डेंजरस। तो डेंजरस, हार्मफुल, डेट्रीमेंटल, डिलीटीरियस, सारे के सारे हार्मफुल होते हैं। आंसर इज सी। तो भाई ये थे आज के 40 क्वेश्चंस। मुझे उम्मीद है आपको क्लास में मजा आया होगा। थोड़ी जल्दी जल्दी चला हूं मैं लास्ट में, ठीक है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन सारा हो ही गया था। एडजेक्टिव्स अभी खत्म नहीं हुए हैं, अभी एडजेक्टिव्स की एक क्लास और बाकी है। आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी, सीखने को मिला और स्कोर कितना आया, ठीक है। मिलता हूं मैं अब आपसे अगली क्लास में। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, जिंदगी में उतारते रहिए। लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।